सुबह के करीब 6 बजे के आसपास का वक़्त हो रहा था। 19 साल का एक लड़का अपने गोदाम में काम कर रहा था। बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे थे और वो लगातार लकड़ी काट रहा था, यानी पलाई काट रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी। पहली आवाज़ दी, दूसरी दी, उसने आवाज़ में आवाज़ लगाई, लेकिन बहुत तेज़ साउंड था और साथ ही लकड़ी काट रहा था। उसकी वजह से वह सुन नहीं पाया। आखिरकार 5वीं आवाज़ में उसके कानों तक पहुँची। जैसे माँ की आवाज़ उसके कानों में पहुँची तो वो बहुत ज़ोर से चीखता है और चिल्लाता है और कहता है, "मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मैं जब अपना काम करूँ तो मुझे काम में मत रोका करो और बीच में टोका मत करो, लेकिन जब देखो तुम बीच में आ जाती हो।" इसी हिसाब से 19 साल के उस लड़के ने अपनी माँ को एक तरफ से चिल्लाते हुए बातचीत की। माँ ने कहा, "बेटा बस मैं तो ये पूछ रही थी कि सुबह के 6 बजे हुए हैं और तुम इतनी तेज आवाज़ में गाने सुन रहे हो और साथ ही लकड़ी क्यों काट रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा।" वो अपनी माँ को डाँटते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। माँ वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन माँ को जाते हुए कहता है कि सबको कह देना कि मुझे अपना काम करने दें। 5-6 घंटे बीत जाते हैं। दरअसल उसके 5-6 घंटों के बाद ताबूत तैयार किए जाते हैं और 5 ताबूत तैयार करने का सिर्फ़ एक मकसद था, उन 5 ताबूतों के अंदर एक-एक लाश उसके अंदर पे करना। लेकिन लगभग 4 महीने बीत जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति निकल कर बाहर आता है, पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी कहानी सुनाता है। जब ये कहानी सामने आती है तब पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है कि आखिरकार 19 साल के इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। आज इस कहानी के माध्यम से यह जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़के ने वो कत्ल क्यों किए और कत्ल के पीछे असली वजह क्या थी और कैसे वो लड़का पकड़ा जाता। आज की ये जो सच्ची घटना है आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के जिला मालदा की। दरअसल मालदा में है एक जिला सत्र अदालत अदालत के न्यायाधीश सुयूष बनर्जी 27 मई 2025 को 23 साल के एक लड़का जिसका नाम है आसिफ मोहम्मद, उसको मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कहते हैं कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखो जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। बस इतना था क्योंकि इस खबर के बारे में जानने के लिए हर किसी को नजर थी सोशल मीडिया पर टिकी हुई थी। यह जानने के लिए कि आखिरकार आज अदालत के जज साहब का फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में घटना हुई थी। इस घटना के पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया था, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल इस कहानी के बारे में शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। यह तारीख 28 फरवरी 2021 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मालदा सिटी में लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। गांव का नाम है 16 माइल। दरअसल 16 माइल के एक बड़ा सा घर है, पास में ही 2 मंजिला एक गोदाम है और इस गोदाम के अंदर 6 सदस्य रहते हैं। पिता का नाम है जावेद अली, माँ का बीवी उम्र 45 साल के आसपास, पिता की 50 साल के आसपास, दादी की 75 साल के आसपास और बहन की उम्र 17 साल के आसपास। उसका नाम आरिफा खातून है। बड़ा भाई का नाम है आरिफ मोहम्मद, उसकी उम्र 21 साल है। छोटा भाई आसिफ जिसकी उम्र 19 साल होती है। दोपहर के 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। माँ ने कई बार आवाज लगाई, खाना तैयार है और डाइनिंग रूम में आ जाओ। तो डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार है। आवाज लगाने के बाद आखिरकार पूरे परिवार के सदस्य आ जाते हैं। एक तरफ माँ खाना लगा रही थी, दूसरी तरफ जो छोटा भाई फ्रिज के अंदर से जूस की बोतल निकालता है। उस जूस की बोतल को निकालने के बाद अपने कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद उसके पास कुछ नींद की गोलियां होती है और वो लगभग 20 गोलियां उसके अंदर डाल देता है। जैसे ही सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, कुर्सियों पर अपना खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, उसी बीच में बोतल को हिलाते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर और इसे फ्रिज में रख देता हूँ, जब खाना खा लेंगे उसके बाद जूस पियेंगे। आराम से बैठते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बड़ा भाई कहता है कि मैं थोड़ी देर के खाना खाने के लिए बैठा हूँ, इसलिए आप एक काम करो, वहाँ फ्रिज के अंदर जो जूस रखा है उस जूस को निकाल दो सभी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ा निकालना, बाकी अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसे कर लेना। ठीक वैसे ही करता है। उसका जो बड़ा भाई होता है वो फ्रिज के पास जाता है और जूस की बोतल निकालता है। निकालने के बाद 6 गिलासों में भरता है और जैसे ही छठे गिलास में वो भर रहा था, तुरंत ही छोटे भाई ने कहा, मेरे लिए थोड़ा कम निकालना, मुझे कम पीना है, मैंने दिन में पी लिया था। अब सबके सब जूस पीने लगते हैं। जो सबसे छोटा वाला होता है वो गिलास उठाता है और बिना पिए वहां से सीधा गोदाम में जाता है। जाने के बाद वो अपने लैपटॉप को में इंग्लिश मूवी लगाता है और इंग्लिश मूवी लगाने के बाद आराम से कानों में लीड लगाकर देख रहा था। कुछ वक्त बीतने के बाद वापस लौट कर आता है और जैसे ही लौट कर आता है तो कुर्सी में जितने सदस्य बैठे थे, अपनी माँ, अब्बू, दीदी, बहन, दादी और भाई, ये सब के सब बेहोश के हालात में थे। सबके मुंह में झाग निकल रहे थे। अब वो समझ चुका था कि यह बोलने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ जाता है और वापस अपने गोदाम में, और अब उसने सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो उसके ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया था, प्रोजेक्ट के दरअसल उसमें 5 ताबूत बनाए हुए थे। उन
इसके लिए बाजार से लकड़ी खरीद के लाया और उससे से पहले पॉलीथीन का बड़ा-सा बंडल खरीद के लाया। जब उसने ताबूत बनाए तो तब ताबूत के उसने ऊपर एक साइड में एक छोटा-सा सुराख दिया ताकि उसमें पानी भर सके। उसी पानी को रोकने के लिए वो एक पूरा-सा पॉलीथीन का बंडल लाया। आखिरकार वो उन्हें रख देता है लाइन में। फिर वहाँ से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। गोदाम और घर दोनों में के बीच में हद बने हुए थे। बीच में कोई दीवार नहीं थी। उसे दूर नहीं जाना था। जब वहाँ जाता है और खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद वो इंतज़ार कर रहा था कि आखिरकार सबसे पहले मैं किसे लेके आऊँ। तब ने अपने बाप की तरफ चिल्लाता था, गुस्से से कहता है कि तुमने हमेशा मुझ पर चीखते हो, चिल्लाते हो, देखता हूँ आज तुम मुझ पर कितना चीखोगे, कितना चिल्लाओगे। अपने बाप को घसीटते हुए सीधा उस गोदाम की तरफ ले आता है और ताबूत के पास ले आता है। ले आने के बाद उससे लग रहा था कि अभी तो मुँह में झाग निकल रहे हैं, हो सकता है जिंदा हो। इसलिए वो सबसे पहले उनके हाथ बांधे, पैर बांधे, मुँह में टेप लगाकर वो ताकि चीख ना सके, चिल्ला ना सके और पाँचों के पाँचों ताबूत को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर चुका था। उसे पॉलीथीन इस हिसाब से लगा चुका था कि ताकि ऊपर से जो पानी डालेगा वो पानी बाहर नहीं निकले। लेकिन उसने जैसे ही पिताजी को उस ताबूत के अंदर अंदर पैक किया उसके बाद वो उसका ढक्कन था, उस पर उसने कील लगाया और पूरी तरह से उन्हें पैक कर दिया। इसके बाद उसने एक ताबूत में पानी डाला, पानी बाहर तो नहीं जा रहा ये चेक करने के लिए। उसका प्रयोग सफल हो गया, पानी निकल तो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद वो फिर वापस घर में जाता है, अपनी माँ को लेके आता है और माँ से कहता है, माँ वो पापा के पास ही लेटे रहोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए अब्बू के पास चलते हैं। अपनी माँ को भी उठा कर ले आता है। लाने के बाद जैसे ही पिताजी को ताबूत में अंदर पैक किया था, उसी अंदाज में माँ को भी ताबूत में अंदर पैक कर दिया और पैक करने के बाद उसको भी ढक देता है। उसके अंदर भी पानी छोड़ देता है और मुँह से टेप लगा देता है मुँह में। हाथों में भी उसे टेप लगा देता है, पैरों को भी टेप से बांध देता है ताकि यह अंदर जाग जाए तो विरोध ना कर सके, चीख ना सके और चिल्ला नहीं सके। आखिरकार फिर से जाता है, फिर अपनी बहन को लेके आता है। बहन से कहता है कि तुम्हारी शादी के लिए पिताजी ने 1 लाख इकट्ठा किए थे, बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी थी। वैसे भी तुम 15 साल की हो, कई साल बाकी हैं इसलिए लेकिन पिता को बहुत ज़्यादा जल्दी थी तुम्हारी शादी की। अब तुम्हारी कब्र में के अंदर ही तुम्हारी शादी होगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इस तरह की बातचीत करते हुए वो अपने बहन को लेके आता है और लाकर उसे रख देता है और चौथे नंबर पर अपनी दादी के पास जाता है। दादी की उम्र 75 साल के आसपास थी। वो उनका वेट भारी था, इस वजह से दादी को उठाने में असमर्थ था। समझ नहीं आ रहा था कि इस दादी को कैसे लेके जाऊँ। तभी उसने अपनी दादी के पैरों में रस्सी बाँधता है और रस्सी से बाँधने के बाद जिस तरह से हमें किसी भारी वस्तु को घसीटते हैं, उस तरह से दादी को घसीटता हुआ ताबूत के पास लेके आता है और दादी के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे अपने पिताजी के साथ किया था। यानी कि पैरों को बाँधता है, टेप के से हाथों को भी बाँध देता है, साथ ही मुँह में टेप लगा देता है और जिससे वो ना चीख सके, ना चिल्ला सके। जैसे वो उसे पे करता है, हर एक ताबूत के अंदर पानी का पाइप छोड़ देता है ताकि पूरा का पूरा ताबूत भर जाए। इस हिसाब से उसने सबसे लास्ट में जो नंबर आता है वो अपने बड़े भाई का आता है। अब जैसे अपने भाई के पास जाता है, भाई की उम्र 21 साल के आस-पास होती है, खुद 19 साल का था, 3 साल का अंतर था लेकिन जो बड़ा भाई होता है वो थोड़ा मजबूत था, उसको भी ले जाने में थोड़ी-सी तकलीफ हुई। आखिरकार वो अपने बड़े भाई को भी लेके जाता है। इस काम को करते-करते कई घंटे हो जाते हैं और वो थक जाता है। इसलिए अपने भाई को पूरी तरह से बाँध नहीं पाता और ना ज़्यादा उस पे ध्यान दे पाता है। हालाँकि बार-बार उसको पीट ज़रूर रहा था और कह रहा था कि कुछ मुझे इस घर में सुनने को मिलता है, आज तक तुम्हारी वजह से मिला है। इसलिए अपने बड़े भाई के साथ भी वो वैसे ही पैक करता है जैसे माँ, दादी, बहन और सबको पैक किया था। आखिरकार पे करने के बाद उसको बंद कर देता है और हार जाता है, थक जाता है और शाम के 7 बज जाते हैं उसको। 28 फरवरी 2021 की बात है, जब शाम के 7 बज जाते हैं, अचानक ही कुछ देर के बाद थकने की वजह से कोने में बैठ जाता है। कुछ खा पी रहा था, उसके बाद वो देखता है कि 5 ताबूत में से 1 ताबूत हिल रहा है। उसे लग रहा था कि ताबूत ये इस तरीके से हरकत जैसे कैसे कर रहा है। तुरंत ही वो ढक्कन को उखाड़ता है, उखाड़ने से पहले वो घर के अंदर जाता है, एकदम से पिस्तौल लेके आता है। पिस्तौल इसलिए लाता है कि ताकि वो अगर सामने वाला चिल्लाएगा तो उसे मार सके। आखिरकार वो भाई का ताबूत था। जैसे ही उसने पिस्तौल लगाई उसे मारने के लिए तो कुछ रिएक्ट करना शुरू किया। रिक्वेस्ट करते हुए आखिरकार जब पूरी ताकत लगाता है तो उसके हाथ खुल जाते हैं क्योंकि वो उसको शायद सही बाँध नहीं पाया था। वो उठ के खड़ा हो जाता है और हाथ-पैर खोलता है और मुँह से टेप हटाता है और हटाने के बाद अपने भाई से पूछता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है? सब के सब लोग एकदम बेहोश हो गए थे। यह क्या ये हुआ क्या था? ये पूरी कहानी जानने की कोशिश कर रहा था, तब तक अपने बड़े भाई ने गुस्से
में कहता है कि जो भी कुछ इस घर में होता है वो सब तुम्हारी वजह से होता है। बातचीत करते-करते से भाई को शांत करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि बैठ जाओ, लेकिन अचानक से मौका लगते बड़े भाई ने उसके छोटे भाई को उठाकर एकदम पटक दिया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। उसके बाद फिर इन दोनों की काफ़ी देर तक फिर लड़ाई चलती रही। वो अपने बड़े भाई को कहता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो बड़े भाई ने उससे कहा कि क्या कर सकते हो? उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी एक वीडियो है। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है जब उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसको का नाम था सुल्ताना। सुल्ताना घर में आई हुई थी। दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी मौका पाते ही अपने उसके भाई ने उसके गर्लफ्रेंड की न्यूड वीडियो बना ली। इसने मोबाइल में उसको सेव कर लिया था। उसने कहा कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये अलग-अलग ग्रुपों में डालकर वायरल कर दूँगा और तुम्हें किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूँगा। आखिरकार भाई डर जाता है। उसके बाद वो पिस्टल वापस उसके पास आ जाती है और वो कहता है कि अगर तुम बच भी गए तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। यदि तुम यहाँ से नहीं भागे तो देख लेना मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ा भाई छोटे के दबाव में आ जाता है। आखिरकार वह घर से निकलता है और तो छोटा भाई उसको कुछ पैसे देता है और जाओ यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जब तक रात के 9 बज चुके थे आखिरकार वो यहाँ से चला जाता है, एक गाड़ी पकड़ता है और कोलकाता निकल जाता है। अब यहाँ जो मौके पर जो छोटा भाई होता है जिसका नाम है आसिफ, सोचता है कि अब मैं इन ताबूतों को क्या करूँ? क्योंकि वो पहले ही उसे ढक्कन खुल चुके थे। बड़े भाई ने उन ढक्कनों को अपने ही सामने खोला था। आखिरकार अब उनकी लाशों को ठिकाने लगाने की जब कोशिश करता है तो सबसे पहले वो अपने ही उस गोदाम के अंदर 6 फीट का गड्ढा खोदता है। साथ उसकी जो चौड़ाई लगभग 12 से 13 फीट के आसपास उस गड्ढे को खोदता है। उस उसे ऐसा करते-करते उसे सुबह के 4 बज जाते हैं। अब वो वह गड्ढा खोदता है और घंटों तक उसमें लगा रहता है, लेकिन तेज़ आवाज़ में मैं वो गाने सुन रहा था। गाने सुनते-सुनते यह सब अपना काम कर रहा था क्योंकि इस गोदाम में हमेशा ही बहुत तेज़ से साउंड चलते रहते हैं, इसलिए आस-पड़ोस वालों ने कोई मतलब नहीं था। उन्हें इस बात का कोई खबर नहीं थी कि चल क्या रहा है। अब वो अपने पिता की, अपनी माँ, दादी, बहन की लाश थी लगभग 6 फुट गड्ढे दबाकर उसको बिल्कुल पूरी तरह से प्लेन कर देता है। सुबह के लगभग 4 बज जाते हैं उसको। उसके बाद वो आराम से हाथ धोकर सो जाता है। सुबह के लगभग 9 बजे के आस-पास का वक़्त हो रहा था। नौशाद नाम का एक व्यक्ति उसका पड़ोसी था जो दरवाजे पर आवाज़ लगा रहा था। तब जाकर वह जागता है और जागने के बाद गुस्से में के अंदाज में कहता है, क्या बात है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो?" तभी वो पूछते हैं कि तुम्हारी अम्मी-अब्बू से बात करनी है, कोई ज़रूरी काम है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो अमेरिका चले गए हैं। कुछ दिन पहले ही उसकी माँ ने एयर हवाई जहाज़ के टिकट दिखाए थे जो पड़ोसी को भी हम बहुत जल्दी अमेरिका जा रहे हैं। लगभग इस लड़के के अलावा बाकी सभी लोग अमेरिका जाने वाले थे। अब इसमें यस कहकर पड़ोसी का पीछा छुड़वाया और 6 महीने के बाद अमेरिका जाऊँगा। अगर तुम्हें माता-पिता से बातचीत करनी है तो उनके कॉल कर देना, फिर जितनी चाहे बात कर लेना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी को बड़ा अजीब-सा लग रहा था। अजीब इसलिए भी लग रहा था कि क्योंकि इस लड़के का व्यवहार ही सबसे प्रति अजीब था। वो अपने आराम से चला जाता है, लेकिन उसका जो बड़ा भाई है, उसका लगभग 1 हफ्ते के बाद फ़ोन आता है, यानी कि आरिफ के पास आसिर का फ़ोन आता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहना, जैसा मैंने कहा था, यदि तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, तो देख लेना तुम्हारा वीडियो मैं सोशल मीडिया में वायरल कर दूँगा। वो डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार कि करूँ क्या? आखिरकार धीरे-धीरे करके 17 दिन का समय बीत जाता है। उसके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। तभी उसने झारखंड में अपने उसके मामा रहते थे, गाँव का नाम है बहरबाह। अपने मामा को उसने कॉल किया। मामा का नाम था शीश मोहम्मद। मामा मामा को फ़ोन करके बोलता है, "मामा अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं हो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ?" उसके मामा कहते हैं, "यार ये तो कोई पूछने की बात है, आराम से आओ, घरवालों को भी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।" लेकिन आरिफ वहाँ पहुँच जाता है और बिल्कुल शांत रहता है, बुझा हुआ रहता है। 4 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार उसके मामा पूछते हैं कि, "यार तुम्हारे घर में किसी से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ तो किसी को नंबर नहीं मिल रहा। ना तेरे अब्बू का नंबर, ना तेरी अम्मी का नंबर, ना बाकी नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार क्या मामला है?" वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं कुछ नहीं जानता। जब ये घर गया था मैं घर गया था तो घर बंद था। कुछ इस तरह के वो बहाने देता है। आखिरकार जो उसका मामा था, जिसकी जिज्ञासा बिल्कुल शांत नहीं होती, आखिरकार छोटे वाले को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद पूछता है अपने अब्बू से बातचीत कराओ। तो कहता है कि वो अमेरिका जा चुके हैं, आप सब लोग जानते हैं, बार-बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इसलिए छोटे वाले को व्यवहार कुछ अकड़ू टाइप का था, गुस्से में
हो रहता था। अपने मामा को भी कुछ इसी तरह से झाड़ते हुए, डाँटते हुए बात करता है। तब वो अमेरिका पहुँच जाएँगे, आराम से आप बात कर लेना, जितनी चाहो उनसे बात कर लेना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। आखिरकार ये अब घरवाले यहाँ हैं नहीं, भाई नहीं है, पूरी फैमिली ही मर चुकी है। वही पास में एक होटल था कुछ दूरी पर, वो उसको फ़ोन करके बोलता है कि मेरे अम्मी-अब्बू सब अमेरिका गए हैं, इसलिए आप हो सके तो मेरे लिए खाना पहुँचा देना और दोनों वक़्त का खाना पहुँचा देना, पैसे की कोई टेंशन मत लेना। जब इस तरह की बात करता है तो होटल वाला उसे वक़्त का खाना पहुँचा दिया करता था। सुबह-शाम इस तरह से वो खाना लेकर आते थे और धीरे-धीरे करके ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता रहा। लगभग 3 महीने के बाद वक़्त हो जाता है। इसी बीच में जब आसिफ़ अपने मामा शीश मोहम्मद को फ़ोन करता है, वो फ़ोन करके बोलता है कि मामा जी हमने जो आपसे 2,80,000 उधार लिए थे, आप आओ और अपने पैसे ले जाओ। जैसे ही लड़के ने ये बात कही तो मामा खुश हो गए, उसने कहा कि ठीक है अगर पैसे मिल रहे हैं तो बुराई क्या है। लेकिन 3-4 दिन के बाद जाता है, तब 3-4 दिन के बाद जाता है तो दरवाजे की नॉक करता है। दरवाजे की नॉक करने के बाद आवाज़ आती है कौन? वो कहता है मैं शीश तुम्हारा मामू आ गया हूँ। जब मामू मैंने तुमसे कहा था कि पैसे के लिए लेने आ जाओ, जिस दिन मैंने कहा था आप उस दिन क्यों नहीं आए? यानी कि अब 3-4 दिन हो गए हैं, अब इस तरह के पैसे नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से जाइए और मैं जब आपको फ़ोन लगाऊँगा तब आप पैसे लेने आना। मुझे इस पैसे लेने वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, जिस दिन मैं अगली बार फ़ोन करूँगा उसी दिन पैसे ले आना। जानते नहीं हो मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? जब इस तरह की बात की तो मामा को वाक़ई उस दिन बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की धमकी नहीं दी थी और यहाँ से निकलता है और सामने के पड़ोसी था नौशाद, उसने सुन ली ये बात क्योंकि उसके मामा के लिए दरवाज़ा नहीं खोला था, इसी तरह पड़ोसी नौशाद के लिए भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। आखिरकार पड़ोसी से बातचीत करता है और पड़ोसी कहता है कि मैं भी देख रहा हूँ ये अक्सर घर के अंदर ही रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, एकदम बूझा-बूझा सा रहता है। आप देख लीजिए क्या करना है। अब यहाँ से वो चला जाता है और सीधा अपने घर पहुँचता है और घर में जाने के बाद बड़े भाई भांजे से यानी कि आरिफ से पूछता है कि आरिफ मुझे सच-सच बताओ तुम्हारे अम्मी-अब्बू कहाँ हैं? 3 महीने से ज़्यादा वक़्त हो चुका है, उसने ना तो कोई बातचीत हो पा रही है, उनके नंबर भी बंद आ रहा है, आखिरकार पूरा मामला क्या है? जब कुछ देर तक आरिफ ने पूछा जाता है, तो आरिफ टूट जाता है और कहता है 28 फरवरी 2021 की बात है कि अम्मी-अब्बू, दादी का कत्ल कर दिया था। मैंने अपनी आँखों से ताबूत के अंदर उनकी लाशें देखी हैं। जब इस तरह से बातें बताई जाती है, तो मामा सहम जाता है, सीधा वो पहुँच जाते हैं थाने में। थाना का नाम है कलियाचक। वहाँ जाने के बाद एसओ से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि कुछ इस तरह की बात है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तारीख थी 19 जून 2021 की रात 8 बजे के आसपास। पुलिस ने पूरी कहानी जानी, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करने के बाद घर को जिस घर में 16 माइन जो गाँव था, वहाँ घर जाते हैं और चारों तरफ से उस घर को घेर लेते हैं। घेरने के बाद आवाज़ लगाते हैं कि तुम बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएँगे। लड़के ने दरवाज़ा खोला नहीं, इसलिए पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली गई और उससे पूछते हैं तुम्हारे घरवाले कहाँ हैं? उनके बारे में जो भी सच-सच बात है वो हमें बताओ। मुलज़िम हर अपराधी इस तरह की बातें करता है जो शुरुआत में वैसे ही उसने बातें की। लेकिन पुलिस ने जब उसने सख्ती से पूछताछ शुरू करना किया तो बताने लगता है कि मैंने उन्हें मारकर दबा दिया है। जब पुलिस वालों ने पूछा कि मारकर तुमने कहाँ दबाया तो थोड़ा-सा गोदाम था, उस गोदाम में एक जगह बताता है यहाँ पर। कई पुलिस वालों ने लगातार घंटों तक गड्ढा खोदते रहे, मज़दूरों की मदद लेते रहे, आखिरकार गड्ढा खुद जाता है लेकिन जितनी गहराई में गड्ढा खोद रहा था, कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस वाले थोड़े से परेशान हो गए थे, इतनी देर में मेहनत कर रहे थे और कुछ मिलता नहीं। तभी फिर से पुलिस वाले ने सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अगली बार अगर तुमने सही जगह नहीं बताया तो हम तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ देंगे। आखिरकार उसके पास बचने का कोई चारा नहीं था। उसने बताया कि यह सही गड्ढा है, आप यहाँ पर खोद दीजिए। आखिरकार गड्ढा खोदा जाता है। खोदने के बाद लगभग 6 फुट की गहराई के बाद पता चलता है कि उसमें 4 लाशें हैं। उन 4 लाशों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन लाशों की हालत बिल्कुल कंकाल का रूप बन चुकी थी। वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। उनकी जाँच पड़ताल किए डीएनए सैंपल लिया जाता है। डीएनए सैंपल के माध्यम से आखिरकार पता चलता है कि चारों लाशें किसकी हैं। उसकी माँ, अब्बू, उसकी बहन, उसकी दादी की वो लाशें थी। इसके बाद पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया? जब उसने बताना शुरू किया कि मेरे घर में मुझे हर चीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी। दरअसल उसने कहा कि हाई स्कूल करने के बाद उसने एक कोर्स किया था। कोर्स करने के बाद दरअसल वो रिसर्च करता
रहता था कि रिसर्च का मकसद ये था कि वो अपने पिता से कहता था कि एयरोस्टिक्स एक कंपनी है नासा, यानी कि उसमें उसको एक प्रोजेक्ट मिला है, अगर वो उस प्रोजेक्ट में शामिल होगा तो पूरी दुनिया में उसका नाम होगा, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। जब पिता ने पैसे मांगे तो पैसे से मना कर दिया, लेकिन उसने जिद की कि 23 लाख के हर हाल में चाहिए। आखिरकार उसके पिता की जमीन बेचनी पड़ जाती है, 23 लाख का इंतजाम कर लिया जाता है। हालांकि वो नासा तो नहीं जा पाया, लेकिन बाद में उसने जो अपने कुछ गैजेट्स वगैरह जैसे लैपटॉप, मोबाइल में कुछ चीजें खरीदनी थी, वो घर वालों ने दिलवाने से मना कर दिया, तो गुस्से से घर छोड़ के चला गया। जब वापस लौट कर आया तो माँ ने कहा, ये बच्चा है, इस तरह से जाता रहेगा तो किसी दिन ऐसा ना हो जाए कोई बुरी खबर मिले, इसलिए जो कहता उसकी बात मान लो। जब लैपटॉप और उसकी मोबाइल और गैजेट्स जो भी थे, वो सब चीजें उसमें दिलवाई जाती हैं, और इसी तरह से उसने 23 लाख की जमीन बिकवा दी। और इस तरह से जो गोदाम था, उस गोदाम को भी उसने अपने पिता से अपने नाम करवा लिया। आखिरकार घर वाले इस जिद के आगे टूटते जा रहे थे, और जैसा कहता वैसे ही होता। अब उसके पिता जो जमीन बेची थी, उसमें 10 लाख अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठे कर लिए थे। कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि पैसे खत्म हो जाएं। आखिरकार जब वो लगातार 3 रात एक गोदाम में पड़ा रहता था तो कुछ ना कुछ करता रहता था, और उसे जब नींद नहीं आती तो एक दिन उसने अब्बू से बोलता है कि अब्बू मुझे नींद नहीं आती, अब मुझे कुछ ऐसी गोलियां दिलवा दो जिससे जब मैं चाहूँ तो सो जाऊं। उसके अब्बू उसको खुद एक मेडिकल में ले जाते हैं और कहते हैं कि यह गोली मांगी तो इसे दे देना। दरअसल वो गोली लेने के लिए जाया करता था, और एक दिन भारी मात्रा में गोलियां लेकर आता है। जिस दिन 28 फरवरी 2021 को उसने अपने परिवार को बेहोशी की गोलियां दी थी, वो गोलियां असल में उसके पिताजी की मर्जी से मिलती रहती थी। उसने उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद अपने परिवार को उसने कब्ज कर दिया। यह 26 अगस्त 2021 को मालदा सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। एक वकील होता है जो इस मामले को बिल्कुल जोड़कर बता रहा था कि कितना हेनियस क्राइम, ये कितना बड़ा क्राइम है। आखिरकार तारीख पे तारीख पड़ती है। उसके बाद 16 मई 2025 को इसको दोषी करार दे दिया जाता है। आसिफ को दोषी करार देने के बाद ठीक अगले 17 मई 2025 को जज साहब इसको मृत्युदंड की सजा सुनाते और कहते कि इसको जब तक फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, जब तक इसके प्राण न चला जाए। आखिरकार इससे पहले यह मालदा की जेल में बंद है, इंतजार कर रहा है। हाई कोर्ट के मामला लंबित है, हाई कोर्ट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति है। जब तक इस फाइल इसकी राष्ट्रपति तक पहुंचेगी, जब तक शायद इसकी जिंदगी की 50 साल बीत जाएंगे या 40 साल बीत जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का कानून कितना धीरे धीरे काम करता है आप सहज के अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन जिस तरह का इसने अपराध किया है, वाकई इसको कम से कम समय में फांसी जरूर पहुंचाना चाहिए, ताकि समाज को एक संदेश जाए। क्योंकि जब यह घटना हुई तो लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर 19 साल का एक लड़का इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। जब इससे पूछा जाता है तो बताता है कि इसने इंग्लिश फिल्में देखी थी और वहीं से इसको आइडिया आया था कि किस तरह से अपने परिवार को ठिकाने लगाएगा। दोस्तों, ये पूरी घटना है एक काल्पनिक घटना है, मतलब सच्ची घटना है। तो आपको इस घटना के माध्यम से मेरा ये मतलब नहीं कि आपको परेशान करना, बस आपको सचेत करना है। धन्यवाद।